देखिएगा प्लीज सारे बच्चे। कहता जी हामिद promises to pay 10,000 to Arif if it rained today and Arif promises to pay rupees 10,000 to Hamid if it did not. The agreement is void being a wagering agreement. इसी तरह से जनाब एग्जाम्पल नंबर 62 पढ़ लीजिए। An agreement to enter into a wrestling event in which winner was to be rewarded by the entire sale proceeds of tickets is not a wagering agreement. कि जनाब उसको सारे के सारे टिकट्स के जितनी भी प्राइस होगी उसको रिवॉर्ड के तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी पार्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ एक पार्टी को रिवॉर्ड के तौर पर पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम वो क्या कहते हैं जनाब, सेल प्रोसीड ऑफ टिकट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग के लिए क्या जरूरी है कि एक पार्टी को प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले दूसरी पार्टी के एक्सपेंस पे। ओके, अगर एक पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई कोई मसला नहीं है, तो इनाम ही था, ये तो रिवॉर्ड ही था, दूसरी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। वेजरिंग के लिए क्या जरूरी है, एक पार्टी जीते तो उसको पैसे मिले और दूसरी पार्टी वो पेमेंट करे, दूसरी पार्टी हारे उसकी कॉस्ट लगेगी, जीतने वाले को इनाम मिलेगा यानी कि पैसे मिलेंगे। ओके, अगर सिर्फ रिवॉर्ड मिल रहा है एक पार्टी को और दूसरी पार्टी को कोई लॉस नहीं हो रहा तो हम इसको वेजरिंग कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर हम बात कर लेते हैं जनाब, जो बच्चा टॉप करेगा हम उसको प्राइज इनाम देंगे। अब जो बच्चा पास कर लेगा, जो बच्चा टॉप कर लेगा उसको जनाब इनाम मिल जाएगा। जो टॉप नहीं करेगा या जो पास नहीं करेगा उसका कोई नुकसान नहीं है, उससे हम लोग पैसे नहीं रिसीव कर रहे। क्लियर? अब आगे देखिए जनाब, an exception is the agreement to contribute to a plate or prize of the value of 500 and above to be awarded to winner of a horse race. ठीक है जी। अब यहां पे उसने स्पेसिफिकली उसने एक्सेप्शन के तौर पर लिखा है, तो हम यहां पे एज्यूम ये कर सकते हैं कि एक बंदे से पैसे लेकर दूसरे बंदे को दे दिए जाएंगे। एजम्पशन है, अगेन एजम्पशन इंसान की गलत भी हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि उसने एक्सेप्शन लीगल यहाँ पे वेजरिंग के लिए स्पेसिफिकली उसने एक्सेप्शन लिखी है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि हमारी ये एजम्पशन है। ओके, क्लियर? आगे चलिए जनाब, जो मैं बात कर रहा था ना ये वाला, कि जनाब ए ने एच को 5,000 रुपए दिए, किसके लिए? ठीक है भाई आप जुआ खेल रहे हैं, तो ये जो एग्रीमेंट है, एक टर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे कोलैटरल। एक ये हम लीगल लैंग्वेज में ये टर्म यूज किया करते हैं कोलैटरल, और शायद आपने सुना भी हो कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज का मतलब होता है कि जनाब मिसाल के तौर पर आप किसी एक चीज़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हिट करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक चीज़ नहीं, उसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत चीज़ों को भी नुकसान हो जाएगा। तो वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट नहीं थे, वो हमारा प्राइम जो है वो टारगेट नहीं था, तो वो ए में रगड़ा गया दरमियान में, हम उसको क्या कहेंगे? कोलैटरल डैमेज। तो इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा मेन कौन सा जनाब? बेट का कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ये दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो हम क्या कहेंगे? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कोलैटरल टू वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टिपिकल कोलैटरल टू वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जनाब कॉन्ट्रैक्ट तो नाम नहीं देंगे, एग्रीमेंट के नाम देंगे। ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली, अगेन पता होना चाहिए पार्टी को, अगर इसको नहीं पता तो वो फिर कंसीडर नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ऑल एग्रीमेंट्स knowingly made to further or assist the entering into, effecting or carrying out, or to secure or guarantee the performance of any void wagering agreement are void। कहता जी इसको असिस्ट कर ले, ठीक है जी, मतलब ए 5,000 रुपए दे दे एच को, या फिर ए कह दे कि जो मिस्टर लेट्स सपोज मिस्टर बी को ए कह दे कि भाई साहब शर्त एच ने जो भी शर्त लगाई है वो बिल्कुल तुम्हें पैसे देगा, नहीं तो मैं दे दूंगा, मतलब वेजरिंग की गारंटी दे रहा है। तो ये वाले एग्रीमेंट भी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 63 देखिए जनाब, आसिम एग्रीड विद कासिम टू प्रोवाइड हिम क्रेडिट। क्या कर दो भाई? आसिम कासिम को क्या कह रहा है कि भाई साहब मुझे उधार दे दो, किस लिए? टू बेट ऑन अ क्रिकेट मैच, कि क्या कर सके? क्रिकेट मैच में बेट लगा सके। अब यहां पे देखिए आगे क्या कह रहा है जी, विद द स्टिपुलेशन दैट इफ कासिम वन he will share half the proceeds with आसिम। और उसके साथ ये भी क्या देगा, अगर कासिम कहता है अगर मैं जीत गया तो आधे पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर ये बात ना भी करता फिर भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसने बता दिया था
अगर वो पैसे उधार पे देगा, ठीक है जी, तो वो फिर भी नोइंगली वो उसको पैसे दे रहा है असिस्ट करने के लिए। कहते हैं दिस एग्रीमेंट बीइंग कोलैटरल टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? वही बातें जो हमने पहले कर ली थी। अच्छा, अब हम बात करें ना कौन कौन से पैसे आपको नहीं मिलने वाले लीगली। नंबर 1 कहते हैं जी नो सूट फॉर रिकवरी अलाउड, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई फॉर द रिकवरी ऑफ कौन कौन सी अमाउंट। नंबर 1 एनी सम ऑफ मनी पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट, जो अमाउंट ऑफ वेजर है, जो जुए के पैसे हैं, वो कोई भी बंदा लीगली रिकवर नहीं करवा सकता। नंबर 2 एनी कमीशन, ब्रोकरेज फी और रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट, किसी भी किस्म की कमीशन, ब्रोकरेज फी, रिवॉर्ड वेजरिंग एग्रीमेंट का, यानी कि आप वेजरिंग कर नहीं रहे, बेट लगा नहीं रहे, लेकिन उसके बदले में आपको कमीशन मिल रहा है। अली वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आप लीगली पैसे उनसे नहीं निकलवा सकते। और तीसरी अमाउंट एनी सम ऑफ मनी नोइंगली पेड और पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज फी, रिवॉर्ड और अदर क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट, कि कोई भी आप अमाउंट पे करते हैं, ठीक है जी, या आप डिसाइड कर लेते हैं कि जनाब अगर मैं आपको असिस्ट करूंगा, गारंटी वगैरह दूंगा आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, तो अपना बेट की, तो आप मुझे इतने पैसे दोगे। तो कोलैटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट के जो भी पैसे आपको मिलेंगे, गारंटी वगैरह मिलेगी, तो उसके बदले में जो पैसे आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आप लीगली रिकवर नहीं करवा सकते। ओके, एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 64 देखिए बेटा। साजिद एंड माजिद डिपॉजिटेड ₹5,000 ईच विद नवाज फॉर बैटिंग, दोनों ने जनाब पैसे 5-5 हजार रुपए नवाज को दे दिए। विनर टू टेक होल अमाउंट, साजिद वन द बेट बट नवाज रिफ्यूज टू पे। अब जो अली के दिल कर रहा था, अली का माइंड बन रहा था कि सर कोई पैसे नहीं देना मैंने, टू पे एनी अमाउंट टू हिम, तो साजिद कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा जी जनाब, अब हमारे पास एक आखिरी पॉइंट है इसका, होपफुली आखिरी ही हो, हाँ आखिरी है। देखिए बेटा, हम कहते हैं जब हम पढ़ रहे थे ना माइनर के, हमने कहा था कि एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड हैव इनिशियो, हमने उसके एक एक्सेप्शन पढ़ी थी, अगर वो माइनर के फायदे में है तो क्या हो जाएगा। अच्छा, उसकी एक और एक्सेप्शन थी, और हमने कहा था कि जनाब वो चीज़ हम जाके देखेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। 4 के अंदर थोड़ी सी इसकी हम लोग बातचीत करें। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने जहाँ पे हमने पढ़ना ना हमारा कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ही वो चीज़ है। वो चीज़ क्या है, उसके एक्सेप्शन में भी आप उसको लिख सकते हैं कि अगर गार्डियन, माइनर का गार्डियन ही होगा ना, गार्डियन अगर कोई बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करता है माइनर को या उसके डिपेंडेंट्स को, और सेम केस विद अनसाउंड माइंड पर्सन, तो लॉ कहता है कि जनाब वो गार्डियन जो है he is entitled to recover the amount from the property of minor। दोबारा सुन लीजिए, अगर गार्डियन कोई बेसिक नेसेसिटीज सप्लाई करता है, बेसिक नेसेसिटीज में क्या कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कपड़े, खाना पीना, तालीम, मेडिकल, वो सारा कुछ आपके पास, शेल्टर वगैरह, वो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज अगर वो कौन प्रोवाइड कर रहा है जी, गार्डियन प्रोवाइड कर रहा है। तो लॉ कहता है कि जनाब वो गार्डियन एंटाइटल्ड है किस चीज के लिए, कि वो अपनी जितनी भी उसने अमाउंट लगाई है वो रिकवर करवा सकता है, किससे, माइनर से। लेकिन माइनर से पर्सनली वो नहीं रिकवर करवा सकता। वो कैसे रिकवर करवाएगा, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करवाएगा, अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो मतलब एग्रीमेंट बिटवीन गार्डियन एंड माइनर फॉर सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज या फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज इज वैलिड। ओके, तो ये जनाब अब ये बात समझ में आई कि बेसिक नेसेसिटीज का मतलब क्या है। अच्छा, अगर माइनर जो है उसने कोई क्राइम कर दिया, उससे कोई क्राइम हो गया, उसके खिलाफ जनाब लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, उस लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए जो भी लीगल अमाउंट पे करेगा गार्डियन, वो भी उसकी बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा बनेगा। मिसाल के तौर पर एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी। ए जो है जनाब अंकल है किसका, बी का, और बी ने जनाब चोरी कर लिया और इसको पुलिस पकड़ के ले गई है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जारी बात है केस फाइल हुआ होगा,
उसने वकील हायर किया होगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ये माइनर है, ये है तकरीबन 14 साल का, और जनाब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके तकरीबन 50,000 रुपये लग गए। तो ये हम क्या करेंगे, ये भी आपके पास बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा बनेगा। बेसिक नेसेसिटी का क्या होगा, ये हिस्सा होगा। जैसे ये रोटी कपड़ा और मकान इसको दे रहा है, वैसे ही जनाब इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स, इसको डिफेंड करना, ये भी उसकी बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा बन जाता है। ओके, अब ये कहानी मैंने इतनी तमहीद क्यों बांधी, क्योंकि आगे आने वाली जो चीज है उसके लिए। तो बेसिक नेसेसिटीज का कोई भी एग्रीमेंट करेंगे माइनर के साथ वो बिल्कुल ठीक होगा। माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है इसकी रिकवरी के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब कहते हैं जी कानून ने इसको इजाजत बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा क्यों बनाया। वो कहते हैं जी इसकी जान बचाने के लिए, इसकी जान बचाने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए, इसको ब्रॉट अप करने के लिए जो भी खर्चा होगा गार्डियन का, वो सारे का सारा बेसिक नेसेसिटीज का हिस्सा बन जाएगा। और इसीलिए जनाब क्योंकि ये बड़ा हो जाए और इंसान को मतलब ब्रॉट अप करवाने के लिए जो भी इसका खर्चा हो रहा है वो इसकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये खर्चा कर रहा है, तो लॉ कहता है जी हम इसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे, इस सूरत में कि अगर इसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो ये पैसे उससे रिकवर करवा लें, यानी कि इसको इसकी जान बचाने के लिए हकीकत में। अब अगर लेट सपोज बी खेलता है जुआ और ये हार जाता है, इसके पास पैसे नहीं है, लोग जनाब इसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, ए को बुलाते हैं, ए को कहते हैं कि भाई साहब ये तुम्हारा बेटा भतीजा जो भी है पैसे देगा तो छोड़ देंगे क्योंकि ये जुए के पैसे हारा है, पैसे नहीं देगा तो हम इसको कोई नहीं छोड़ने वाले। अब अगर ए वो पैसे दे दे, बेशक इसकी जान बचा रहा है वो, जैसे लीगल प्रोसीडिंग को डिफेंड कर रहा था इसको, बेशक इसको डिफेंड करने के लिए, जान बचाने के लिए बेट के पैसे बी के बिहाफ पे दे रहा है, तो लोग कहता है कि वो बेट वाली जो अमाउंट होगी वो बेसिक नेसेसिटीज का हिस्सा नहीं बनेगी और ना ही वो इसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करवाई जा सकती। समझ आई बात की? दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या कहा कि इसको बेसिक नेसेसिटीज यानी कि इसकी जान बचाने के लिए, इसको लीगल प्रोसीडिंग से डिफेंड करने के लिए, इसको खाना देने के लिए, इसको शेल्टर, मेडिकल, एजुकेशन, वो तमाम सहूलियात देने के लिए कि जिससे ये आसानी से बासानी जो है वो इजी वे में, नॉर्मल वे में क्या हो, ब्रॉट अप हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, जो भी खर्चा होगा ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट, फुल अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ बी इफ ही हैज एनीवन। ठीक है जी। अब लेकिन साथ ही लॉ ने क्या कह दिया कि जनाब अगर इसको बचाने के लिए, अगर इसके बिहाफ पे, माइनर के बिहाफ पे या अनसाउंड माइंड बंदे के बिहाफ पे अगर गार्डियन कोई पेमेंट कर देता है, कौन सी पेमेंट, वेजरिंग की पेमेंट, तो लॉ कहता है जनाब वो बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा नहीं बनेगी और ना ही ये मिस्टर ए जो है वो अमाउंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। तो ना पे करेगा तो बस पुलिस के पास जाए। ओके, समझ आ गई बात की? अब मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, देखिएगा जनाब। अ पर्सन shall not be allowed any credit in his account for making any payment, मतलब वो it would not be assumed कि उसने वो पेमेंट की है। कौन सी? such person is, कौन है जनाब? guardian of the minor on whose behalf the he made payment। कौन है जनाब? ये माइनर का क्या है? गार्डियन है। और here or personal representative of a deceased person on whose behalf he made the payment, and such payment relates to void agreement, void wagering agreement or agreement collateral to void wagering agreement। यहां पे एक तो उसने माइनर की बात बता दी, यहां तक मसले मसाइल तो नहीं। अच्छा, दूसरी जो लाइन उसने लिखी हुई है पॉइंट बी, वो पॉइंट बी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे चलकर भी, इसके बाकायदा एक टॉपिक है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग परफॉर्मेंस के नाम से चैप्टर नंबर 6 और 7 है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये चीज लिखी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ए और बी, ए ने कहा कि जनाब मैं तुम्हारे लिए, या लेट्स सपोज ए ने कहा कि जनाब एक डिलीवरी है किसी भी चीज की, कोई गुड्स हैं, और बी ने कहा जी ठीक है मैं तुम्हें उसके बदले में 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, सर्टेन गुड्स हैं और बी ने कहा जनाब उसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। लेट्स सपोज बी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, बी ने क्या कहा जनाब 1 लाख रुपए बी ने दे दिए, पैसे ए ने रिसीव कर लिए।
बी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, ए परफॉर्मेंस देने से पहले मर गया, ए परफॉर्मेंस देने से पहले क्या हुआ, मर गया। अब कानून कहता है कि जनाब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद परफॉर्मेंस के टाइम पे इसकी डेथ हुई है, तो लॉ कहता है जनाब इट इज कंपल्सरी क्या कि ए के जो लीगल ईयर्स हैं, लीगल ईयर्स होते हैं कानूनी वर्सा, जो इसकी जायदाद के हिस्सेदार हैं, ठीक है जी। अब वो देखना पड़ेगा कि अगर इसकी औलाद है तो उसकी औलाद में अगर जायदाद तकसीम होती है, अगर औलाद नहीं है तो जिसमें ये इसकी जो जायदाद है वो तकसीम हो रही है, यानी कि बहन भाई माँ बाप, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लीगल ईयर्स। यहाँ पे चिल्ड्रन का वर्ड नहीं है, यहाँ पे क्या जी, लीगल ईयर्स, जो भी इसके कानूनी वर्ष हैं उनके ऊपर लायबल है कि वो क्या करें, वो परफॉर्मेंस दें, किसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे। कानून आपको दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। कहते जनाब अगर परफॉर्मेंस करते हुए अगर एक बंदा परफॉर्मेंस से पहले उसकी डेथ हो जाए तो दूसरा बंदा जो है, यानी कि उसके जो लीगल ईयर्स हैं, दे आर लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ आ गई बात की। इसमें एक टर्म हम लोग यूज किया करते हैं, आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर ए बी सी, जनाब लेट एक पार्टी लिख लेते हैं ना, ए जो है वो सी का बेटा है, या सॉरी सी जो है वो ए का बेटा है, उल्टा हो गया। ए एक डांसर है, ठीक है जी। बी ए को कहता है कि भाई मेरी शादी पे तुमने डांस करना है, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। सी ये भी डांसर है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया, ए के साथ। किस चीज का, इसका काम है ना डांस करना। तो क्या जनाब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरी शादी पे आके क्या करोगे, डांस करो। सॉरी पता नहीं भाई, अब आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा जी, तो जनाब बी ने पैसे दे दिए 1 लाख रुपए। अब ए क्योंकि आर्टिस्ट है, एक डांसर है जनाब, वो डांस करने के लिए पहुंच। अब जब उसकी शादी थी तो जनाब उस दिन इसकी डेथ हो गई। परफॉर्मेंस से पहले क्या हो गई, ए की डेथ हो गई। अब यहां पे वो कहता है कि जनाब क्योंकि इसमें स्किल और आर्ट शामिल है, जो डांस ए कर सकता है वो डांस सी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का चेहरा भी डिफरेंट होगा, दोनों के जनाब ठुमकों का स्टाइल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दोनों जनाब डिफरेंट कैटेगरी के डांसर्स हो सकते हैं। ओके, बेशक ये दोनों का जो काम है वो सेम हो, क्योंकि काम तो काम होता है। अब कहते हैं कि जनाब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक काम है, एक इसमें आर्ट और स्किल्स शामिल हैं, आर्ट और स्किल्स शामिल हैं, इस वजह से ए के अलावा कोई और बंदा इसकी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। इसको कहते हैं जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लीगल ईयर्स जो होते हैं वो लायबल नहीं होते। ठीक है, जनरल परफॉर्मेंस के लिए लीगल ईयर्स क्या होते हैं, लायबल होते हैं। अच्छा, अब ये बातें इंशाल्लाह हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, 6 और 7 के अंदर इंशाल्लाह, परफॉर्मेंस वाले। अच्छा, जो जिस चीज पे मैं आना चाह रहा था वो ये था कि लीगल ईयर्स क्या होते हैं, जो डिजीज पर्सन होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए लायबल होते हैं जनरल रूल में। हम कहते हैं जी अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर इस तरह से है कि वो अमाउंट कोई वेजरिंग अमाउंट थी, मतलब ए ने बी के साथ गुड्स डिलीवर करने का नहीं, बेट लगाई हुई थी। ठीक है, बेट लगाई हुई थी, बी ए हार गया, उसकी डेथ हो गई। अब बी जीत गया था, इसने कहा भाई साहब 1 लाख रुपया दें, और अगर ए के लीगल ईयर्स ये 1 लाख रुपया दे भी देते हैं तो कानून कहता है कि मैं इस 1 लाख रुपए को नहीं मानता। ठीक है जी, मैं इनको 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए की पेमेंट को नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा तुमने पेमेंट किया कि नहीं की। क्लियर? ऐसे ही जैसे गार्डियन माइनर के बिहाफ पे पेमेंट कर दे और लॉ कहता है कि जनाब ऐसे समझा जाएगा जैसे उसने कोई पेमेंट नहीं की। ऐसे ही अगर गार्डियन या लीगल ईयर्स जो हैं वो डिजीज पर्सन के बिहाफ पे वॉइड एग्रीमेंट की पेमेंट कर दे तो हम क्या मानेंगे, जनाब इन्होंने पेमेंट नहीं की। जी भाई, ये जो ए है वो बी है जिसने बेट लगाई थी माइनस का, तो उसको पकड़ के ले जाती है डिसीजन में बेट लगाती है, और वो जो है ए पुलिस के पास चल जाता है और फिर उसके ऊपर पैसा खर्च करता है, तो वो बेसिकली सस्ती पे इंक्लूड होगा।
देखिए बिल्कुल, अब वो वेजरिंग के बिहाफ पे वो पैसा नहीं दे रहा उसको, अब वो आई डोंट नो कि आप कौन से पैसे की बात कर रहे हैं, वो रिश्वत की आप बात कर रहे हैं, रिश्वत तो होता ही वो इलीगल है। अगर उसके लीगल प्रोसीडिंग के लिए आप बात कर रहे हैं तो लीगल प्रोसीडिंग उसको डिफेंड करने के लिए, तो वो पैसा बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा बनेगा। ओके, वेजरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेजरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी आप पेमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल भी अमाउंट का हिस्सा नहीं कंसीडर किया जाएगा। आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा, ऑल ओके जी। इस केस में बी लीगल ईयर से नहीं रिकवर कर सकता ये पैसा। जी, बी जो है वो लीगल ईयर से किसी किस्म के पैसा रिकवर नहीं कर सकता। क्लियर? अब जरा एग्जांपल नंबर 66 देख लीजिए। नसीर इज गार्डियन। एक तो हमने बात की रिकवर करने की, अब जो वो तो भाई ने भी बात की ना कि वो मतलब इसके लीगल ईयर से रिकवर नहीं कर सकता। हम जो बात कर रहे थे कि अगर लीगल ईयर्स पैसे दे भी दें इसको, अब होता क्या, अब ये थोड़ा सा इसमें ये भी बता देता हूं मैं। अगर ए की डेथ हो जाती है, जनरल रूल हमारे पास क्या जी, अगर ए की डेथ हो जाती है तो लीगल ईयर्स क्या है जनाब, दे आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वो कितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, जितनी ए के पास प्रॉपर्टी होगी, जितनी इसकी जायदाद होगी। लेट्स सपोज इसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 1 लाख रुपए का और इसकी जायदाद थी इसके पास तकरीबन की 80,000 रुपए की, तो लीगल ईयर सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए तक पेमेंट करने के लिए लायबल है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसी रूल को कहते हुए कि जनाब अगर लीगल ईयर्स वेजरिंग की अमाउंट पे कर दें तो फिर वो इसकी प्रॉपर्टी में से वो उस अमाउंट को माइनस नहीं करवा सकते। तो लॉ कहता है कि जी अगर वेजरिंग के बिहाफ पे इसने कोई पेमेंट कर दी, वेजरिंग अमाउंट कर दी डिसीज पर्सन के बिहाफ पे उसके लीगल ईयर्स ने, तो हम कहते हैं जी हम ये नहीं मानेंगे कि उसने किसी किस्म की पेमेंट की हुई। क्लियर? ये जो बात अभी थोड़ी सी अभी आपको थोड़ा अजीब लग रही होगी, ये सारी की सारी चीजें हमने जाके चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में पढ़नी है। टेक्निकली उनको ये जो पॉइंट था वो 6 और 7 में उनको डालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वेजरिंग की उसने बात की तो वेजरिंग को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ऑल क्लियर? ऑल ओके? इसको इंशाल्लाह डिटेल में इन पॉइंट्स को जाके हम डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 और 7 में आपको फिर से रेफरेंस दूंगा कि चैप्टर नंबर 4 में हमने ये चीजें पढ़ी थी। ऑल ओके? अब एग्जांपल नंबर 66 और इसके बाद छुट्टी। नसीर इज गार्डियन ऑफ कबीर, अ माइनर कबीर लॉस्ट अ बेट एंड नसीर पेड ₹7,000 फ्रॉम हिज पॉकेट फॉर द बेट। अब जनाब उसने उसकी पॉकेट मनी में से उसने 70,000 रुपये जनाब काट के बेट वाले को दे दिए, तो क्या कानून कहता है कि हम समझेंगे कि उसने पेमेंट किया कोई? देखिए, नसीर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पेमेंट। ओके, क्लियर? इसी के साथ जनाब आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड होता है, खत्म होता है। और फ्रॉड से लेकर जनाब एंड तक इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट है, तो बी रेडी।